आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर अब चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गेम चेंजर प्लान की, जो मुस्लिमों के साथ साथ देश का भाग्य बदलने वाला साबित हो सकता है। 2024 के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुस्लिम जोड़ो प्लान पर बीजेपी ने अब काम करना शुरू कर दिया है। पिछले हफ्ते आपको याद होगा, दिल्ली में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यकों को जोड़ने का एक ब्लूप्रिंट दिया, एक मैसेज दिया, मुस्लिम जोड़ो मंत्र दिया। कहा कि वोट मिला न मिले, आप इनसे मिले, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास जरूरी, मुसलमानों को साथ लाएं, उनसे संपर्क साधें। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से यह मैसेज शेयर किया। 2024 के चुनाव के लिए इसे गेम चेंजर आइडिया माना जा रहा है। अगर बीजेपी ने मोदी के मुस्लिम प्लान को जमीन पर उतार दिया तो यह माना जा रहा है, एक्सपर्ट से मान रहे हैं कि मोदी और बीजेपी मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में नया इतिहास रच सकते हैं। आज आपको बताएंगे आखिर क्यों मोदी के इस प्लान को राजनीति में शुभ शुरुआत भी माना जा रहा है, कैसे अल्पसंख्यकों पर मोदी का ये प्लान और देश में तुष्टीकरण की सभी दुकानों पर एक बहुत बड़ा ताला लगा सकता है। शायद यही वजह है कि 350 सीटों के टारगेट को लेकर चल रही बीजेपी भी अब मिशन मुसलमान के लिए कमर कस चुकी है। मुस्लिम जोड़ो मंत्र, अल्पसंख्यकों को जोड़ने के फॉर्मूले पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वोट मिले ना मिले, आप सबसे मिले, सबसे संपर्क बनाएं। पीएम ने मुसलमानों को लेकर गलत बयानबाजी ना करने की भी नसीहत दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम समाज तक सरकार की नीतियों के फायदे को पहुंचाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टास्क को टारगेट में बदलते हुए बीजेपी ने अब अल्पसंख्यक समाज, सुनिएगा बड़ी खबर है, खास तौर पर मुसलमान तक पहुंचने के लिए एक मेगा प्लान तैयार कर लिया है। पिछड़े मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल प्लान के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या रणनीति है, आज आपको यह भी बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर कैसे बीजेपी इस प्लान को जमीन पर उतारेगी। आइए आपको ये समझाते हैं कि मोदी के मास्टर प्लान को बीजेपी आखिर किस तरह अभियान में तब्दील करने जा रही है। सूत्र हमको बता रहे हैं कि 2024 के चुनाव से पहले अल्पसंख्यक समाज, खास तौर पर मुसलमानों तक पहुंचने के लिए बीजेपी ने एक मेगा मास्टर प्लान बनाया है। बीजेपी अल्पसंख्यक वोटरों को साधने के लिए अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम, ईसाई, पारसी, जैन और जो बौद्ध हैं, उनके बीच एक मैराथन आउटरीच प्रोग्राम चलाएगी। नंबर 1, बीजेपी सभी अल्पसंख्यक बहुल लोकसभा क्षेत्रों में स्कूटर यात्रा निकालेगी। हमारे सोर्सेज हमको बता रहे हैं कि सभी जितने भी अल्पसंख्यक बहुल लोकसभा सीट्स हैं, वहां पर स्कूटर यात्रा निकाली जाएगी। सूत्रों की माने तो बीजेपी की स्कूटर यात्रा में मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी शामिल कर सकती है बीजेपी, जिसकी रणनीति पर पार्टी के भीतर मंथन शुरू हो चुका है। मतलब आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र और पार्टी जो है एक्शन मोड में आ चुकी है। बीजेपी हर लोकसभा क्षेत्र में 5000 मुस्लिम और बाकी अल्पसंख्यक समुदाय को पार्टी से जोड़ने का कार्यक्रम चलाएगी। इसके अलावा मुस्लिम धर्मगुरुओं को जोड़कर मोदी सरकार की गरीब कल्याण नीतियों या योजनाओं का जमीन पर प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी से ही 60 से 70 लोकसभा क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया है। ये सभी अल्पसंख्यक बहुल लोकसभा सीटें हैं। इन सीटों पर सूफी पढ़े लिखे मुस्लिम, डॉक्टर, इंजीनियर, बुनकर, शिल्पकार, छोटे व्यवसायी और उलेमाओं के बीच बीजेपी आउटरीच, मतलब बीजेपी अपनी पकड़ बनाएगी। बीजेपी इसी साल अप्रैल मई में मुस्लिम और अल्पसंख्यकों का एक बड़ा सम्मेलन भी कर सकती है। यह भी हमारे सोर्सेज हमको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस सम्मेलन को शायद संभवतः प्रधानमंत्री सम्मेलन को संबोधित भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुस्लिम जोड़ो मंत्र की ठोस वजह भी है। एक ऐसी धारणा बनाई गई ना कि मुस्लिम समुदाय बीजेपी को वोट नहीं देता है। ये ऐसी धारणा बनाई गई, या जिन्होंने नफरत की दुकान या डर की दुकान खोली हुई थी, वो डराते थे मुसलमानों को मोदी के नाम से। एक ऐसा हुआ बनाया हुआ था, जबकि चुनाव के परिणाम अलग कहानी बयां करते थे, जिससे साबित होता है कि मोदी के प्रति मुसलमानों के भरोसे का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है।
मुस्लिमों के लिए मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लेकर ट्रिपल तलाक को खत्म करने जैसे कई क्रांतिकारी फैसले मुस्लिमों में मोदी की स्वीकार्यता बढ़ा रहे हैं। फैक्ट्स के साथ जानिए। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद हुए एक सर्वे के मुताबिक गुजरात में बीजेपी को 14% मुसलमानों ने वोट दिया। बीजेपी को मुस्लिम वोट 14%, जबकि उत्तर प्रदेश में 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। अब अगर इस आंकड़े को डिकोड करें तो बीजेपी के पक्ष में कई और बातें निकलकर सामने आती है। ये मालूम चलता है कि कैसे बीजेपी और मुस्लिमों के बीच की दूरी लगातार घट रही है, लगातार। आइए अब नतीजों की थोड़ी और गहराई से इसको समझने की कोशिश करते हैं। नतीजा ये हवा बनाया जाता है कि मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन ग्राउंड पर रियलिटी कुछ और है। और अभी जो मुस्लिम जोड़ो मंत्र है उसको इसके नजरिए से देखना जरूरी है। अभी हाल फिलहाल गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जो मुस्लिम बहुल सीट हैं 12, उसमें से 10 जीती। 12 में से 10 सीटें बीजेपी ने जीती, मुस्लिम बहुल। नतीजा यह हुआ कि 2022 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक रूप से 8% पसमानदा मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। यूपी में 8%, गुजरात में 12 में से 10 सीटें। और सुनिए, 45% मुस्लिम आबादी वाले उत्तर प्रदेश के रामपुर के लोकसभा उपचुनावों में बीजेपी ने 42,000 वोटों से जीत हासिल की। मतलब एक शिफ्ट बहुत बड़ा था। मुस्लिम वोटों का बीजेपी की तरफ ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आजमगढ़ उपचुनाव में भी 13 साल बाद कमल खिला। आजमगढ़ में 13 साल बाद कमल खिला। आइए आपको सुनाते हैं कि गुजरात जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे अपने विजयी भाषण में रामपुर का जिक्र किया था। ये रामपुर की सीट जिसमें बीजेपी ने जीत हासिल की, 45% मुस्लिम वहां पर वोट शेयर, उसके बावजूद 42,000 वोटों से जीत, ये ऐतिहासिक थी और ये एक बहुत बड़ा मैसेज था। क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इस सीट का जिक्र भी किया था, सुनिए। देश के अलग अलग राज्यों के उपचुनाव में भी दिख रहा है। यूपी के रामपुर में भाजपा को जीत हासिल हुई है। भाजपा को मिला जन समर्थन गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, शोषित आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए है। लोगों ने भाजपा को वोट दिया क्योंकि भाजपा का हर सुविधा को प्रत्येक गरीब, मध्यम वर्गीय जल्द से जल्द पहुंचाना चाहती है। देखिए, एक बड़ा वर्ग है जो बीजेपी से मुस्लिम तोड़ो प्लान पर लगा हुआ है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। रामपुर की सीट 45% मुस्लिम वहां पर हैं, उसके बावजूद 42,000 वोटों की जीत। आजमगढ़ उपचुनाव बीजेपी की जीत। गुजरात की 12 मुस्लिम बहुल सीटों में से 10 बीजेपी की जीत। उत्तर प्रदेश में 8% वोट पसमानदा, वो बीजेपी के खाते में। एक बहुत बड़ा शिफ्ट नजर आ रहा था, संभवतः जन कल्याणकारी योजनाओं की वजह से या जिस तरह की चीजें ट्रिपल तलाक को लेकर, तो एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जमीन पर रियलिटी कुछ और थी। सवाल यही है कि क्या विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी और मुसलमानों की दूरी क्या घट रही है? सीएसडीएस के सर्वे के मुताबिक 2009 में 3% मुसलमानों ने, फिर यह बढ़ा 2014 में 8, 19 में भी 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। लेकिन अब समझिएगा, अमेरिका की प्यू रिसर्च सेंटर का दावा है कि 2019 में मोदी को करीब 20% वोट मिले थे। 20%, 5 में से 1 मुसलमान ने बीजेपी को वोट दिया था। मतलब इससे एक चीज साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुस्लिम जोड़ो मंत्र और उसको लेकर जो विश्वास का भाव बढ़ा है मुसलमानों के बीच, और साफ ये दिख रहा है कि मुसलमान धीरे धीरे बीजेपी के करीब आ रहे हैं। मुसलमानों में बीजेपी का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है और बीजेपी के प्रति मुस्लिमों के बढ़ते रुझान को देखते हुए ही प्रधानमंत्री ने 2024 में मुस्लिम जोड़ों का फॉर्मूला दिया, मंत्र दिया, सबके साथ का मंत्र दिया। वोट मिले ना मिले, आप उनसे मिले। मोदी के मुस्लिम जोड़ो फॉर्मूले से बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में
इतिहास रच सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने खास प्लान खास तौर पर उन्होंने पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने पर जोर दिया था। पसमानदा, दरअसल अब इसको समझिए, मुसलमान समुदाय में पसमानदा मुसलमान 80% है। मुसलमानों में 80% पसमानदा है, जो गरीब पिछड़े, जो गरीब है, पिछड़े मुसलमान है। इसलिए मोदी उनको जोड़ने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने किसी संबोधन में पसमानदा मुसलमानों का जिक्र इससे पहले भी किया था और अब दोबारा किया। कई मौकों पर वो कह चुके हैं कि पसमानदा मुसलमानों को मुख्य धारा में वो लाना चाहते हैं। इसलिए आप सबसे पहले ये समझे कि पसमानदा मुसलमान होते कौन है। पसमानदा जो फारसी का शब्द है, जिसका अर्थ होता है छूटा हुआ, यानी कि पसमानदा उन मुसलमानों को कहा जाता है जो विकास की दौड़ में कहीं पीछे छूट गए हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं। वो 80% है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत के 20 करोड़ मुसलमानों में, मैंने आपको बताया, 80% पसमानदा है। जैसे हिंदू मुसलमान 80-20 है, ऐसे मुसलमानों में भी 80-20 है। 80% पसमानदा और 20% अशरफ या संभ्रांत माने जाते हैं। वो मुसलमान जो अशिक्षित और आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं, जिन्हें पढ़े लिखे और संभ्रांत मुसलमानों की तरह सम्मान नहीं मिल पाता। आप इसे भारत के मुसलमानों का, मैंने आपको बताया, 80-20 भी कह सकते हैं, क्योंकि भारत के 20 करोड़ मुसलमानों में से 80% आज भी गरीबी और पिछड़ेपन का दंश झेल रहे हैं। बल्कि यहां तक कहा जाता है कि सेकुलरिज्म के नाम पर और तुष्टीकरण के नाम पर सबसे ज्यादा नुकसान पसमानदा मुसलमानों का ही हुआ। प्रधानमंत्री, जो मुस्लिम परस्त पार्टियां हैं, वो 20% के लिए रही, लेकिन 80% पसमानदा के लिए आज तक कुछ हो ही नहीं पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र, ये अल्पसंख्यकों में बहुसंख्यकों की बात है। अल्पसंख्यकों में, यानी कि मुसलमानों में 80% बहुसंख्यकों की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अल्पसंख्यक जोड़ो अभियान को सिर्फ राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से खुद कहा है कि वोट मिले या ना मिले, उन्हें अल्पसंख्यकों के बीच जाना है, उनसे मिलना है। मोदी का मिशन मुसलमान 2024 के चुनाव के लिए सिर्फ एक अभियान नहीं है, ये देश को बदलने वाला गेम चेंजर फैसला है। आप इसे राजनीति की शुभ शुरुआत भी कह सकते हैं, जो अल्पसंख्यक वोट बैंक वाली सियासत को हमेशा हमेशा के लिए संभवतः खत्म कर सकती है, डर की दुकान पर बड़ा ताला लगा सकती है, तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक हो सकता है, और नफरत की जो दीवार खड़ी की गई है वो भी संभवतः इस मुसलमान जोड़ो मंत्र से टूट सकती है। 70-72 सालों से चली आ रही मुस्लिम तुष्टीकरण की दुकान पर ताला और देश में मुसलमानों को डराने और बहकाने का खेल संभवतः हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। आने वाले समय में मोदी का यह मिशन राजनीति में मील का पत्थर जरूर साबित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक युद्ध घोष है जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। के साथ आगे बढ़ता हुआ अगला रास्ता सिख रेजिमेंट दिखाता हूं। The next formation. चलिए अब हम आपको गणतंत्र दिवस के पर्व की कुछ ऐसी अद्भुत तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिससे आप भी गर्व से भर जाएंगे। आज कर्तव्य पथ, गणतंत्र की शान पूरी दुनिया ने देखी कर्तव्य पथ पर, लेकिन कर्तव्य पथ पर गणतंत्र की जो तस्वीरें पहली बार दिखी हैं, हम उन तस्वीर को आज विशेष तौर पर आपको दिखाने जाएंगे। ऐसा पहली बार हुआ गणतंत्र दिवस की परेड में, पहली बार ऐसा हुआ जब अग्रिम पंक्ति पर वीआईपी की जगह श्रम योगियों को बिठाया गया, श्रमजीवियों को बिठाया गया, उनको जगह दी गई फर्स्ट सीट पर। ये वही श्रम योगी हैं जो नए संसद भवन के निर्माण में लगे हैं। ये पहली बार हुआ। इसके अलावा ऑटो चालक, रिक्शा चालक, फल और सब्जी विक्रेता भी आज वीआईपी की सीट पर बैठे नजर आए। मतलब ये जो 5 तस्वीरें हैं, ये आज पहली बार हुआ, जो आज से पहले नहीं हुआ कर्तव्य पथ पर। ये आज पहली बार हुआ। पहली बार
कर्तव्य पथ पर भारतीय नौसेना की मार्च करने वाली टुकड़ी में 3 महिला अग्निवीर और 6 पुरुष अग्निवीर शामिल हुए। पहली बार अग्निपथ योजना के तहत चुने गए ये चुनिंदा अग्निवीर हैं जिन्होंने इसी साल ट्रेनिंग शुरू कर दी है। पहली बार कर्तव्य पथ पर यह हुआ। आज बीएसएफ के ऊंट दस्ते में महिला शक्ति का पराक्रम दिखा। ये वो दुर्गा शक्ति है जो सीमा पर तैनात होगी और भारत की सीमा प्रहरी बनेगी। इसके उलट ऊंट दस्ते में सिर्फ पुरुष सैनिक ही अब तक हुआ करते थे। यह भी पहली बार हुआ। और इसके अलावा पहली बार भारतीय वायुसेना ने अपनी स्पेशल फोर्स गरुड़ को भी शामिल किया। पहली बार गरुड़ कमांडो देश के सबसे खतरनाक कमांडो माने जाते हैं। ये दुश्मन के लिए काल माने जाते हैं। हमारे देश में जितने भी कमांडो दस्ते हैं उनमें सबसे लंबी और कड़ी ट्रेनिंग गरुड़ कमांडो फोर्स की होती है। पहली बार। इसके अलावा इस गणतंत्र दिवस परेड की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ स्वदेशी यानी कि देश में बने हथियारों का ही प्रदर्शन हुआ। कर्तव्य पथ पर ब्रह्मोस मिसाइल के साथ दुनिया ने भारत के लड़ाकू टैंक अर्जुन नाग मिसाइल सिस्टम की ताकत भी देखी। नेवी और आकाश मिसाइल सिस्टम की टुकड़ी का नेतृत्व महिला शक्ति ने किया। ऐसा पहली बार हुआ जब 21 तोपों की सलामी स्वदेशी 105 mm इंडियन फील्ड गन्स से दी गई। पहली बार। अभी तक ये सलामी होता था ब्रिटिश पाउंडर गन से ये सलामी दी जाती थी। ये पहली बार स्वदेशी। आज कर्तव्य पथ पर सशक्त भारत की कई तस्वीरें देखने को मिली जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार देखने को मिला। देश की अनेकता में एकता और सांस्कृतिक विरासत आज देखने को मिली। दूसरी तरफ हिंदुस्तान की शक्ति का प्रदर्शन भी हुआ। जमीन से लेकर आसमान तक जाबाजों के शौर्य का प्रदर्शन भी हुआ। यही वो कर्तव्य पथ है जहां हिंदुस्तान ने स्वदेशी हथियारों का जलवा दिखाया। सभी तस्वीरें आपको एक एक करके हम दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश की झांकी दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की झांकी आज आपके सामने कर्तव्य पथ पर उत्तर प्रदेश की झांकी का प्रदर्शन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत का अनूठा संगम देखने को मिला। राम मंदिर दरबार, राम मंदिर उत्तर प्रदेश में बनी रहा है। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश की हम आपको दिखा रहे हैं। झांकी में दीपोत्सव के दृश्य ने सबका मन मोह लिया और राम दरबार, प्रभु श्री राम, ये वो झांकी उत्तर प्रदेश की। जब ये झांकी आई उत्तर प्रदेश की, प्रभु राम, माता सीता, बजरंगी, लक्ष्मण और ये राम मंदिर की झांकी, एक तरीके से राम राज्य वाली झांकी जो है त्रेता युग में एक तरीके से हमने सबसे पहले उत्तर प्रदेश की झांकी यहां पर दिखाना चाहिए और उसी को लेकर ये राम दरबार गणतंत्र दिवस। इसी के साथ देश ने झुकने देंगे में फिलहाल इतना ही। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सौबत के एक बार